गरीब दर्जी ननंद की 5 भाभियों की सोने की ड्रेस। सुजाता अपने छोटे से झोंपड़ी जैसे घर में अपनी बेटी कविता, 5 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, राहुल, अजय और 5 बहुएं रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता के साथ रहती है। सुजाता बहुत गरीब होते हैं। सुजाता के परिवार का गुजारा उसके 5 बेटों की कमाई से ही होता था। वो 5 उसी गांव में एक अनाज के कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन सवेरे सुजाता अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकालती है। अरे माँ, ये तो आपकी सिलाई मशीन है जिस पर आप बहुत सालों पहले सिलाई का काम करती थी। हाँ बेटा, ये सिलाई मशीन मेरी माँ ने मुझे दहेज में दी थी। इसके ऊपर कपड़े सीकर ही तेरे पिताजी और मैंने कई सालों तक अपना गुजारा किया था। माँ जी, लाइए हम इस मशीन को अच्छे से साफ कर देते हैं। रिया और कविता दोनों मिलकर उस मशीन को साफ करने लगते हैं। दिया, चाय नाश्ता बना कि नहीं? हमें कारखाने जाने में देर हो रही है। जी बस अभी लाती हूँ। रमेश बेटा, तुम 5 तो जानते हो ना कि हम कितनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब आगे चलकर हमें कविता की भी शादी करवानी है, तो तुम अभी से ही पैसा जमा करना शुरू कर दो। माँ, हमारी आमदनी कितनी कम है। जो पैसा हम कमाते हैं वो सब तो घर में खर्च चला जाता है। माँ, अभी तो कविता की शादी को बहुत समय है, जब का तब देख लेंगे। तभी 5 भाई चाय नाश्ता करके रोज की तरह अपने कारखाने चले जाते हैं। इधर 5 की पत्नियां अपनी ननंद कविता के साथ घर के काम में लग जाती हैं। सुजाता के परिवार वाले एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से खुशी खुशी रहते थे। वो गरीब जरूर थे, पर एक दूसरे के प्रति उनका प्यार उन्हें कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शाम को, जी सुनिए, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। ठीक है रिया, कल मालिक हमारी पगार देंगे तो हम ले आएंगे कल राशन। बेटा, कल मेरी दवाई भी ले आना, मेरी दवाई खत्म हो गई है। हाँ माँ, वो मैं ले आऊंगा। रमेश, सुरेश, महेश ये तीनों की कमाई से घर के राशन में और बाकी काम हो जाते थे, और राहुल, अजय की कमाई से सुजाता की दवाई और घर का लाइट का बिल जमा हो जाता था। अगले दिन शाम में 5 भाई उदास अपने घर आते हैं। क्या हुआ जी, आप 5 इतने उदास क्यों हो और आप राशन नहीं लाए? रिया, हम कहाँ से लाएं राशन? हम जिस कारखाने में काम करते हैं वो कारखाना पूरा जलकर खाक हो गया। उस कारखाने के मालिक का बहुत नुकसान हो गया। हाँ माँ, अब हमारी महीने भर की आमदनी भी गई और साथ में हमारा काम भी चला गया। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? अब क्या होगा माँ? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? कैसे होगा अपना गुजारा? बड़ी मुश्किल से तो हमें इस गांव में एक काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया। 5 भाई एक साथ बेरोजगार बनकर घर में बैठ चुके थे। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सुजाता और उसके परिवार वालों को अब भूखे रहकर अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। वो बची बासी सूखी रोटियां खाकर ही अपना पेट भर रहे थे। एक दिन सवेरे, भाइयों, हम अपने गांव में कोई काम तलाश करके आते हैं ना, शायद हमें कोई काम मिल जाए। तभी 5 भाई गांव में काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। माँ, रिया भाभी और मुझे तो सिलाई का काम आता है, तो हम गांव वालों से जाकर कहते हैं कि हम सिलाई का काम करते हैं। अगर हमें भी सिलाई का काम मिलने लगा तो घर में थोड़े पैसे आ जाएंगे। तभी कविता, रिया गांव में जाते हैं और गांव वालों को अपनी सिलाई के काम के बारे में बताते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। न कविता, रिया को कोई काम मिला, न 5 भाइयों को उस गांव में कोई काम मिला। एक दिन रात में, माँ, इस गांव में तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। इसी के लिए हम 5 भाई शहर जा रहे हैं। सुना है शहर में बहुत काम है, हम वहीं से आपको पैसे भेज दिया करेंगे। जी, आप शहर में कैसे रहोगे? वहाँ आपका खाना पीना, कपड़े धोना, ये सब कौन करेगा? अनीता, वो हम सब कर लेंगे। उसके बाद अगले ही दिन 5 भाई शहर चले जाते हैं। और तभी सुजाता की 5 बहुएं फटे पुराने कपड़े पहने गांव के कुएं के पास पानी लेने जाती हैं। वहाँ गांव के कई सारे लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे। अरे देखो गाँव वालों, ये सुजाता की बहुएं तो कैसी भिखारी की तरह हो गई हैं। अरे शीला बहन, आपको पता नहीं चला क्या? सुजाता और उसकी 5 बहुओं के भूखे रहने के दिन आ गए हैं। इनके पतियों का काम भी नहीं चल रहा। फिर तो ये पनौती हैं। हटो यहाँ से 5, कहीं तुम्हारी मनुष्यत हम पर ना लग जाए। गांव वाले सुजाता की बहुओं को वहाँ से भगा देते हैं। तभी 5 घर आकर सुजाता को सारी बात बताते हैं। क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां लिखी हुई है? माँ, क्या बनाऊं खाने में? घर में तो केवल अब एक ही बासी रोटी बची है और सारा राशन भी खत्म हो चुका है। पता नहीं तेरे 5 भाइयों को शहर में काम मिला कि नहीं।
भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, इस गरीबी में जीवन बिताने में बहुत तकलीफ हो रही है हमें, हमारी सहायता कीजिए भगवान जी। तभी एक बुजुर्ग आदमी फटे पुराने कपड़ों में सुजाता के घर आते हैं। बिटिया कुछ खाने को दे दे, काफी दिनों से मैं भूखा हूँ, भूख के कारण मेरी हालत खराब होने लगी है। अरे बाबा, यहाँ हम भी काफी दिनों से भूखे हैं, हम गरीब क्या देंगे आपको खाने में। कुछ भी दे दे बिटिया, बहुत भूख लगी है। बाबा हमारे घर में केवल एक ही सूखी रोटी है, हम सब भी आपकी तरह ही काफी दिनों से भूखे हैं। वही रोटी नमक और पानी के साथ दे दे बिटिया, कम से कम मेरी भूख तो मिट जाएगी। तभी कविता अपने घर में रखी एक बासी रोटी लाकर उस बुजुर्ग आदमी को दे देती है। तभी वो बुजुर्ग आदमी वही पानी में डुबोकर रोटी को खा लेता है। बिटिया मेरे ये कपड़े कितने फट चुके हैं, जरा मेरे कपड़ों को सी देना। ऐसे फटे कपड़े पहनकर घूमने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बाबा हमारे पास सिलाई मशीन है पर धागा नहीं है। बिटिया मेरे पास धागा है। तभी बुजुर्ग आदमी अपनी जेब से एक धागे की रील निकालकर कविता को दे देता है। तभी कविता उस धागे से अपनी सिलाई मशीन पर उस बुजुर्ग आदमी का फटा कुर्ता सी देती है। ये लीजिए बाबा आपका धागा। नहीं बेटिया, ये धागा तू अपने पास ही रख। आज तूने एक भूखे को खाना खिलाकर बहुत ही पुण्य का काम किया है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं तुझे अपना ये धागा दे रहा हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी धागा है। इस धागे से अगर सच्चे और नेक मन से तू कोई कपड़ा सिएगी तो वो कपड़ा इस धागे से सोने का कपड़ा बन जाएगा। इतना कहकर बुजुर्ग आदमी वहां से चले जाते हैं। अरे बिटिया तू कहाँ ये धागा लेकर बैठी है, फेंक दे इस धागे को, ऐसे कई लोग आते हैं। कविता उस धागे को संभाल कर रख लेती है। अगले दिन घर का काम करते करते अचानक रिया का कुर्ता किसी चीज में अटक कर फट जाता है। ये क्या हो गया, एक ही तो कुर्ता अच्छा था मेरे पास, वो भी फट गया। कोई बात नहीं भाभी, लाइए मैं इसे सी देती हूँ। तभी कविता बाबा के दिए उसी धागे से रिया का कुर्ता सी लेती है। थोड़े समय बाद जब रिया उस कुर्ते को पहनती है तो उसके पहनते ही वो कुर्ता सोने का कुर्ता बन जाता है। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये कुर्ता सोने का कैसे बन गया? जी ढानी जी, आपका ये कुर्ता सोने का कैसे बन गया? भाभी लगता है वो बाबा की बात सच हो गई। बाबा ने ही कहा था ना कि ये धागा चमत्कारी धागा है। सब उस सोने के कुर्ते को देखकर बहुत खुश होते हैं। कविता बहन, हमें भी सोने के कपड़े सीकर दीजिए ना, हमें भी पहनने हैं ये कपड़े। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। तभी कविता बड़े सच्चे मन से अपनी बाकी चारों भाभियों के लिए उस चमत्कारी धागे से कपड़े सीती है, जिसके बाद वो सब कुर्ते उस चमत्कारी धागे से सोने के बन जाते हैं। भाभियों, अब आपको फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब आप ये सोने के कपड़े पहनकर बाहर जाइए। तभी सुजाता की पांचों बहुएं वो सोने के कपड़े पहनकर बाहर आती हैं, तो गांव वाले उनके सोने के कपड़े देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे ये क्या कमाल हो गया, तुम भिखारियों के पास ये सोने के कपड़े कहाँ से आ गए? काकी जी, ये हमारी ननंद कविता बहन ने सिया है। तभी पांचों शीला और सबको उस चमत्कारी धागे का कमाल बताते हैं। क्या? फिर तो मैं भी कविता के पास कपड़े सिलवाने जाऊंगी और अपने कपड़ों को सोने का बनवाऊंगी। अगले दिन सुजाता के घर के बाहर महिलाओं की लाइन लग जाती है और सब अपने कपड़े सिलवाने कविता के पास आते हैं। पर जो खराब नियत और सोने के लालच में कपड़े सिलवाने आता था, उनके कपड़े सी तो जाते थे पर वो सोने के नहीं बनते थे, और जो नेक नियत लेकर कपड़े सिलवाने आते थे उनके कपड़े सोने के बन जाते हैं। इसी तरह कविता अपने हर कपड़े को सोने का बना देती है, जिसके बाद सुजाता के परिवार वालों की गरीबी एकदम से दूर हो गई और कविता के पांचों भाई भी शहर से चले आते हैं और सब मिलकर एक बड़े से घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। आओ आओ और ये दाना खाओ। ये बोलते हुए भावना अपनी आंगन में बैठे 4 कौओं को दाना खिला रही होती है। पता नहीं लोग कौओं को पसंद क्यों नहीं करते, कौवे तो सच में बहुत प्यारे होते हैं। देखो तुमसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि तुम्हारा खाना कब खत्म हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। मैं भी जाकर बाकी के बचे हुए कपड़े सिल लेती हूँ।
इतना बोलकर भावना अपने घर के अंदर जाती है और अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है कि तभी थोड़ी देर में भावना की बहू अर्चना मंडी से सब्जी लेकर आ जाती है। हे भगवान, इस गर्मी ने तो हालत ही खराब कर दी। ऐसा लग रहा है कि सूरज देवता धरती पर आकर बैठ गए हों। क्या हुआ बहू, तू तो पूरी की पूरी पसीने से भीगी हुई है। क्या करूं माँ जी, बाहर गर्मी ही इतनी हो रही है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि मानो हम लोग धरती पर नहीं सूर्य ग्रह पर हों। ऊपर से घर में एक पंखा भी नहीं है, इतनी गर्मी, ऊपर से ठंडी हवा भी नसीब नहीं होती। ऐसे में तो जीना बहुत मुश्किल है। गरीबी ऐसी होती है, लेकिन हमें इस गरीबी में ही जीना होगा। तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे लिए अभी मटके का ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर भावना अपने चूल्हे के पास जाती है और पास में ही रखे मिट्टी के मटके से अपनी बहू के लिए ग्लास पानी लेकर आती है। अब थोड़ा चैन आया पानी को पीकर। इस गर्मी में तो बस अब इस मटके के पानी का ही सहारा है। अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी अर्चना का 10 साल का बेटा अमन गुस्से से स्कूल से आता है और अपना स्कूल बैग जमीन पर फेंक देता है। अमन, ये क्या तमीज है, स्कूल बैग को कोई ऐसे फेंकता है क्या? मुझे नहीं जाना स्कूल। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे साथ कोई भी दोस्ती नहीं करता, ना कोई खेलता है। सब लोग मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। मेरे पास पहनने के लिए बस ये स्कूल की यूनिफॉर्म और ये फटी हुई शर्ट है। मुझे नए कपड़े चाहिए और घर में पंखा एसी भी चाहिए। मुझसे इस गर्मी में नहीं रहा जाता। सभी मेरे दोस्त के घर में फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अमन बेटा, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी दादी जल्दी ही तुम्हारे लिए ये सारी चीज लेकर आएंगी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद कढ़ी चावल बनाए हैं। नहीं, मुझे नहीं खाने, आप ही खाओ, मैं जा रहा हूँ बाहर। इतना कहकर अमन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। भावना का बेटा केशव गांव में खिलौने बेचने का काम किया करता था, लेकिन कई महीनों से केशव का काम ही नहीं चल रहा था। भावना गांव वालों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती थी। अब धीरे धीरे उनके घर में पैसों की कमी बढ़ने लग जाती है और वो लोग खाने के लिए भी तरस जाते हैं। लेकिन ऐसे में भी भावना अपने कौओं को खाना खिलाना नहीं छोड़ती है। मेरे प्यारे कौओं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमको कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। मेरे अलावा तुम कौओं का है ही कौन। लो, आज फिर मैं तुमसे बात करते करते दाने खत्म हो गए। चलो अब हम लोग कल मिलते हैं। इतना बोलकर भावना अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और भावना के परिवार के दिन बदतर से बदतर होने लगते हैं। लेकिन ऐसी हालत में भी भावना अपने कौओं को खाना खिलाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज जब भावना अपने कौओं को दाना खिला रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। ये देखकर उन चारों कौओं में से एक कौआ बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? कौन है? ये कौन बोला? अरे मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। ये मैं हूँ भावना, जिसे तुम रोज रोज दाने खिलाती हो। ए भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये तो कौवा है और ये बोल कैसे सकता है? मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी कौवा हूँ। मैं रोज देखता हूँ कि तुम कैसे हमें दाना खिलाती हो। तुम भले ही भूखी रहती हो, लेकिन कभी भी हमें दाना खिलाना नहीं भूलती। आज तुम्हें रोता देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। कौवे के पूछने पर भावना उसे सारी चीज बता देती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए इतनी मेहनत करती हो और साथ ही साथ हमारा भी इतना ख्याल रखती हो। तुम एक दर्जी हो और तुम्हारा सारा काम सिलाई मशीन से होता है, इसलिए। इतना कहकर वो कौवा उड़ता हुआ भावना के घर के अंदर जाता है और उसकी सिलाई मशीन के सामने बैठकर अपने मुंह से एक सुनहरी और चमकदार रोशनी निकालता है, जिससे वो रोशनी उस सिलाई मशीन पर जा गिरती है। अब से तुम्हारी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन है। इससे सिलने वाला कोई भी कपड़ा जब तुम या तुम्हारे परिवार का सदस्य पहनेगा तो उस कपड़े से ठंडक मिलेगी। लेकिन कैसे? ये तो तुम्हें कपड़े सिलने के बाद ही पता चलेगा।
उस मायावी कौवे के जाने के बाद भावना अपने पोते की फटी हुई शर्ट निकालती है और उस जादुई सिलाई मशीन से उसे सिलती है। शर्ट सिलने के बाद उस शर्ट में एक सफेद रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो शर्ट बर्फ के शर्ट के रूप में बदल जाती है और उस शर्ट में से भाप निकल रही होती है। भावना अपने पोते अमन को जब वो शर्ट देती है तो सच में ये शर्ट तो बहुत ठंडी है, ऐसी शर्ट तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। और देखो इसमें से धुआं भी निकल रहा है, अब तो मेरे सारे दोस्त मेरी शर्ट को देखकर जलेंगे। अपने पोते के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर भावना बहुत खुश होती है और भावना अपनी बहू और अपने लिए साड़ी सिलती है और अपने बेटे के लिए कपड़े सिलती है, जिसके बाद फिर से उन कपड़ों में से चमकदार रोशनी निकलती है और वो कपड़े फिर से बर्फ के कपड़े बन जाते हैं। माँ जी, इस साड़ी को पहनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं रेगिस्तान से शिमला में चली गई हूँ। इन कपड़ों में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारी गर्मी शरीर से दूर हो गई है। भावना के पूरे परिवार वाले बर्फ के कपड़ों को पहनकर बहुत खुश होते हैं। भावना के परिवार वाले जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सभी लोग उनके बर्फ के कपड़े देखते ही दंग रह जाते हैं और वो भी भावना के पास बर्फ के कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं। माँ जी, आप क्या हमारे लिए भी बर्फ के कपड़े सिल सकती हैं? क्या इसके लिए हम आपको मनचाही कीमत देने के लिए तैयार हैं? जी माँ जी, हमें भी ये बर्फ के ठंडे ठंडे कपड़े पहनने हैं। क्यों नहीं, मैं तुम लोगों के कपड़े जरूर सियूंगी। इतना कहकर भावना उन लोगों के लिए भी अपनी सिलाई मशीन से कपड़े सिलती है और देखते ही देखते वो कपड़े भी बर्फ के कपड़े के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे पूरे गांव में भावना के बने हुए बर्फ के कपड़े फेमस होने लगते हैं और हर कोई अब भावना के बने हुए बर्फ के कपड़े खरीदने के लिए आता है, जिससे अब भावना के घर के हालात ठीक होने लगते हैं। और देखते ही देखते भावना और उसका पूरा परिवार उस छोटी सी झोपड़ी से निकलकर एक बड़े से आलीशान महल में पहुंच जाता है, जहां पर उनकी जरूरत के लिए हर एक चीज होती है। माँ जी, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आपकी अच्छाई की वजह से है। ये तो बस भगवान की कृपा है और उस मायावी कौवे का चमत्कार। जो भी सब हुआ सब उसकी ही कृपा है। अब भावना उस जादुई सिलाई मशीन से हर गर्मी के मौसम में बर्फ के कपड़े सिलकर उन्हें बेचा करती थी, जिससे भावना का पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है और साथ ही साथ भावना पहले की तरह ही उन कौवों को दाना खिलाती है।